हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभी एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूपीएससी गो चैनल। हम डेली द हिंदू एनालिसिस के सारे टॉपिक्स कंप्लीट करते हैं। आज 8 नवंबर है और 7 नवंबर के हम टॉपिक्स कंप्लीट कर रहे हैं। आपको मेरे लेक्चर बहुत पसंद आने वाले हैं क्योंकि यहाँ दो बेनिफिट है। एक तो जैसे आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देखेंगे, अगर 60 मिनट की वीडियो है तो यहाँ आपको 30 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगी। 50% आपका टाइम सेव होगा, कंटेंट सिमिलर मिलेगा इन द डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, और आपको बहुत पसंद आने वाला है और बहुत ही सिंपल और ईजी लैंग्वेज में। और मेरे सेल्फ रिटन नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स, और बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी लैंग्वेज। और ऊपर से सबसे बड़ी चीज़ है वो डिटेल फॉर्म में, मतलब अगर आप उनको पढ़ोगे तो आपको 1% भी नहीं लगेगा कि आपको कुछ इश्यू आ रहा है। ठीक है, तो आज हम बहुत सारे टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स, आपको समझ में आ जाएगा। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आज डीप फेक टेक्नोलॉजी। अभी आपने देखा होगा एक्ट्रेस, सभी जानते हैं रश्मिका मंडाना को, जो इंडिया में साउथ की एक्ट्रेस है रश्मिका मंडाना। उनका एक डीप फेक वीडियो अभी बहुत फेमस चल रहा है। तो आपने देखा होगा कि उनके किसी पर्सन का जो वीडियो है, किसी लेडी का वीडियो था जिसके अंदर जो रश्मिका मंडाना का डीप फेक टेक्नोलॉजी की थी, उनका चेहरा सेट कर दिया गया और ऐसा बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे रश्मिका मंडाना ही हो। तो आप सोचिए, इतने बड़े लेवल पर जब रश्मिका मंडाना, मतलब बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, इसलिए पता चल गया कि एक्चुअल में ये वीडियो उनका नहीं था, ये डीप फेक टेक्नोलॉजी का बना था। बाकी जनरल केस में क्या होता होगा जो नॉर्मल, तो उस पर फिर हमारे जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर्स ने बोला है, उन्होंने ये बोला है, मिनिस्टर ऑफ द इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT मिनिस्टर ने बोला है कि सोशल मीडिया चैनल से, प्लेटफॉर्म से उनको भी हमारा साथ देना होगा, तभी ये चीज़ें पॉसिबल है कि अगर कोई भी गलत वीडियो अपलोड होता है तो उन्हें तुरंत उसको रिमूव करना होगा। तो ऐसा ये सारी इन्फॉर्मेशन डीप फेक टेक्नोलॉजी के बारे में ये न्यूज़ है। तो अभी हमको क्या पढ़ना है यूपीएससी के लिए और जो भी गवर्नमेंट एग्जाम है उसके लिए हमें पढ़ना है डीप फेक टेक्नोलॉजी क्या होता है। तो सबसे पहले आप नाम से समझो डीप फेक टेक्नोलॉजी, यानी उसके अंदर इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ऐसे टेक्स्ट, ऐसे इमेज या फिर ऐसी ऑडियो या ऐसी वीडियो को क्रिएट किया जाता है जो बिल्कुल हूबहू ऐसा लगता हो कि एक्चुअल में जैसे कि वो सही हो, जबकि वो एक्चुअल में फेक वीडियो होती है। तो इट इज़ द मेथड ऑफ मैनिपुलेटिंग वीडियोज़ को मैनिपुलेट करना, इमेज एंड ऑडियो, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बोल रहे हैं, जैसे ऐसे बहुत सारे केस है, मोदी जी का वीडियो हो गया, इस तरह बहुत सारी जगह डीप फेक टेक्नोलॉजी का गलत यूज़ किया गया है। उसमें क्या किया जाता है, अगर कोई पर्सन है, वीडियो किसी की चल रही है बट उसमें आवाज़ चेंज की जा सकती है, उसके अंदर चेहरा चेंज कर दिया जाता है, उसके अलावा टेक्स्ट को चेंज कर दिया जाता है, इमेज को चेंज कर दिया जाता है, सो मेनी थिंग्स। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जैसे स्पीच बोल रहे हैं, फॉर एग्जांपल, डीप फेक टेक्नोलॉजी की तरह उनकी स्पीच ही बदल गई, तो लोगों को क्या लगेगा कि मोदी जी ने ऐसा बोला है, जबकि एक्चुअल में वो डीप फेक टेक्नोलॉजी के द्वारा क्रिएट की गई है। तो इट इज़ अ मेथड ऑफ मैनिपुलेटिंग वीडियोज, इमेज एंड ऑडियो यूटिलाइजिंग पावरफुल कंप्यूटर्स, यानी पावरफुल कंप्यूटर का यूज करके और डीप लर्निंग का यूज करके ऑडियो, इमेज एंड वीडियो को मैनिपुलेट किया जाता है। डीप लर्निंग इज पार्ट ऑफ डीप सिंथेसिस, यानी डीप लर्निंग किसका पार्ट है, डीप सिंथेसिस का। अब डीप सिंथेसिस को समझ लो, इसका मतलब होता है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी का यूज करना, जिससे टेक्स्ट जनरेट किया जा सकता है, इमेज जनरेट की जा सकती है, ऑडियो जनरेट की जा सकती है, वीडियो जनरेट की जा सकती है, और टू क्रिएट वर्चुअल सीन्स, यानी जिसके थ्रू वर्चुअल सीन्स, यानी जो हम ऑनलाइन वाली दुनिया है उसके अंदर ऑडियो, वीडियो, इमेज और टेक्स्ट को जनरेट कर दिया जाता है। अब एक होता है अनसेटलिंग कॉन्सिक्वेंसेज एंड एथिकल कंसर्न। इसका सबसे बड़ा इशू क्या होता है कि इसको गलत जगह यूज़ कर दिया जाता है। जैसे अभी रश्मिका मंडाना है, उनकी जो वीडियो आपने भी देखी होगी, तो इस तरह के अनएथिकल काम किए जाते हैं उसके थ्रू। कितनी बार उन वीडियो को, गलत वीडियो जो होती है, उन वीडियो के अंदर भी क्या सिस्टम किया जाता है, उन वीडियो के अंदर चेहरा चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, कोई मतलब गलत लेडी है, उसकी जगह दूसरा जो सही आदमी है उसका जब चेहरा लगा दिया जाता है सही लड़की का, तो उसके कारण समाज में उसकी कैरेक्टरशिप पर भी सवाल उठ जाता है। तो इस तरह सबसे बड़ा इशू क्या है, डीप फेक लर्निंग जो टेक्नोलॉजी है उसका गलत यूज, मिस इन्फॉर्मेशन को प्रोपगेट किया जाता है, और उसके अंदर सोसाइटी के अंदर उनकी वैल्यू भी खराब हो सकती है जो सही पर्सन होता है उसकी। उसके अलावा इंडिया का स्टैंड क्या है इसके ऊपर, तो इंडिया में अभी तक कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं बना है फॉर स्पेसिफिकली डीप फेक टेक्नोलॉजी के लिए। एक एक्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, उसके अंदर सेक्शन 67 याद रखना, और सेक्शन 67A, उनके अंदर प्रोविजन है किसके लिए, डीप फेक की आस्पेक्ट के रिलेटेड प्रोविजन है, जिसके अंदर किससे रिलेटेड प्रोविजन है, डिफेमेशन, यानी किसी आदमी को अगर डिफेम किया जाता है तो एज और किसके थ्रू, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू या किसी मतलब प्लेटफॉर्म के थ्रू, सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्म हैंडल के थ्रू, अगर उस आदमी को डिफेम किया जाता है तो उस केस में क्या अप्लीकेबल होगा, सेक्शन 67 और सेक्शन 67A। तो उस केस में क्या अप्लीकेबल होगा, सेक्शन 67 एंड सेक्शन 67A। ये याद रखना बहुत जरूरी है ये प्रोविजन, क्योंकि यूपीएससी उनके रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट एक सेक्शन याद रखना, सेक्शन 500 ऑफ इंडियन पिनल कोड फॉर डिफेमेशन। डिफेमेशन के लिए एक और एक्ट है, इंडियन पिनल कोड 1860 वाला जो इंडियन पिनल कोड है, उसके अंदर सेक्शन 500 भी इसी से रिलेटेड है। उसके अलावा अभी एक पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 आया है, वो पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो इस तरह इंडिया में कोई डायरेक्ट लॉ तो नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ प्रोविजन कुछ एक्ट्स में दिए गए हैं। जो इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000, उसके अंदर सेक्शन 67 और 67A, इसको आपको पक्का याद रखना ही है उस इन्फॉर्मेशन को। चलो नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। इन अदर कंट्रीज़ में क्या है, तो यूरोपियन यूनियन, USA और चाइना, इन्होंने भी इस पर काम करना स्टार्ट कर दिया है, और वो अभी रिसेंट में ही हुआ है डीप फेक टेक्नोलॉजी में। 2018 में एक कोड आया था यूरोपियन यूनियन में, कोड का नाम है कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑन डिसइन्फॉर्मेशन। कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑन डिसइन्फॉर्मेशन, अगर कोई डिसइन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है तो उस पर जो कोड ऑफ प्रैक्टिस है वो है 2018 में इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन उसके अंदर अभी रिसेंटली 2022 के अंदर डीप फेक टेक्नोलॉजी से अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होती है तो इसको इंक्लूड कर दिया गया है कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑन डिसइन्फॉर्मेशन के अंदर 2022 में, और उसको अपडेट कर दिया गया है कहाँ पर, यूरोपियन यूनियन में। USA के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एक डीप फेक टास्क फोर्स एक्ट गठित किया गया है
डीप फेक टास्क फोर्स एक्ट, और उसके अंदर एक डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, वो उसका काम ही यही है कि जो डीप फेक से रिलेटेड अगर गलत मिस इन्फॉर्मेशन को सर्कुलेट किया जा रहा है तो उस पर रेगुलेशन का काम कौन सा डिपार्टमेंट करता है? डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी। अब नेक्स्ट टॉपिक समझो, चाइना। चाइना के अंदर भी 2023 के अंदर क्या हुआ? रेगुलेशंस फॉर डीप फेक, मतलब उससे रिलेटेड कुछ प्रोविजंस को लाया गया है। तो इस तरह हर देश अपनी कंट्री के अंदर इस तरह की जो नई नई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है उससे रिलेटेड नए नए लॉ लेकर आ रहा है। हमने जो वर्ल्ड के सबसे बड़े 3 देश है, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना, इनके बारे में हमने पढ़ लिया है। अब आपको लगेगा चाइना हमारा दुश्मन है, बट अगर दुश्मन से भी हमें कुछ अच्छे सीखने को मिलता है तो हमें सीखना चाहिए कि चाइना ने जो प्रोग्रेस की है वो इंडिया ने, अब इंडिया उसी राह पर चल रहा है। तो आप सोचिए, हमको अच्छी चीज़ें सबसे लेनी है, लेकिन चाइना हमारा दुश्मन है, ये मुझे भी पता है और मैं एक्चुअली मानता भी हूँ। बट हमें क्या करना है कि अगर हमें चाइना को असली मायने में पछाड़ना है तो हमें आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ना होगा, और जो चाइना से जो एक्चुअल में हम सामान परचेज करते हैं उनसे हमें दूर रहना होगा। अभी दीपावली आ रही है तो इससे ही हम एक्चुअल में हमारे दुश्मन को फाइनेंशियली तौर पर वीक कर सकते हैं। कम आउट विद पॉलिसी। अब नेक्स्ट प्रोविजन समझो, मतलब कुछ आपको एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ध्यान रखनी है किससे रिलेटेड? कम आउट विद पॉलिसी फॉर प्रोवाइडिंग सैनिटरी नैपकिन एट स्कूल्स। यानी स्कूल्स के अंदर क्या हुआ है कि सैनिटरी नैपकिन फ्री, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड करो। किसके अंदर? स्कूल्स के अंदर। तो अभी आप इस चीज़ को समझो, अपने लिए काम की न्यूज़ नहीं है, अपने लिए इन्फॉर्मेशन जो काम की है वो है मिनिस्ट्रियल हाइजीन। यानी जो मासिक प्रवाह आता है महिलाओं में, जो बच्चियों में, वो क्या होता है कि हर महीने में 4 से 5 दिन के लिए रहता है वो पीरियड। तो उसके रिलेटेड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जाननी है, वो इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी मेंस के क्वेश्चन में आप उसका यूज कर सकते हो। इसके अंदर याद रखना 13% ऑफ गर्ल्स इन इंडिया, इंडिया के अंदर जो गर्ल्स है टोटल, उसके अंदर 13% आर अवेयर अबाउट मेनिस्ट्रेशन, यानी जो मासिक प्रवाह के बारे में सिर्फ 13% लड़कियों को ही जानकारी है, पहला पॉइंट। दूसरा, 60% ऑफ गर्ल्स मिस्ड स्कूल ऑन अकाउंट ऑफ मेनिस्ट्रेशन, यानी जो मासिक प्रवाह के कारण हमारी इंडिया के अंदर 60% गर्ल्स ऐसी है जो क्या करती है, स्कूल को मिस कर देती है, वो स्कूल नहीं जाती है और 3-3, 4-4 दिन की छुट्टी लेती है। तो आप सोचिए कि एजुकेशन को सबसे बड़ा लॉस कहाँ से हो रहा है? लोगों अवेयरनेस नहीं होने के कारण। उसके अलावा अभी वर्ल्ड लेवल पर 500 मिलियन वुमेन है, पूरे वर्ल्ड लेवल पर 500 मिलियन का मतलब समझ गए आप, 50 करोड़ लेडीज ऐसी है, और मतलब 50 करोड़ लेडीज ऐसी है जिसके अंदर क्या सिस्टम है, वुमेन एंड गर्ल्स हैव लेक एडिकेट फैसिलिटी, यानी 50 करोड़ वुमेन्स को अभी तक उनके पास एडिकेट फैसिलिटी का अभाव है। इतनी बड़ी सोचिए, क्योंकि जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है वहाँ पर उनको अवेयरनेस ही नहीं है, वो अभी भी घास का यूज़ करते हैं ब्लड को रोकने के लिए, या फिर ऐसे गंदे कपड़े का यूज़ करते हैं। तो ये कितना गलत है। उसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन और याद रखना, 2010 में केवल 12% इंडिया के अंदर 12% जो यंग इंडियन वुमन थी 15 से 24 साल की, उनको वो अपडेट थी किसके बारे में? सैनिटरी पैड के बारे में। लेकिन अभी 58% गर्ल्स और महिलाएं इसके बारे में अपडेट है। तो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन भी ध्यान में रखनी है। बस चारों चीज़ें याद रखना, 58%, 60% मिस कर देती है, 13% को ही सिर्फ मेनिस्ट्रेशन के बारे में पता है, और उसके अलावा 500 मिलियन वुमेन है वर्ल्ड लेवल पर, उनके पास एडिकेट फैसिलिटी की कमी है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक समझो, हीरालाल सामरिया इज चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। अभी जो नाउ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं वो हीरालाल सामरिया बने हैं। तो अब देख लो, ये इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है हमारा सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, इसका मैंने फोटो आपको दे दिया है, साथ ही साथ इन्फॉर्मेशन भी देख लो। हीरालाल सामरिया इज, 1 सेकंड है ना, ये देखो, हीरालाल सामरिया इज चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। तो अभी हमारे लिए क्या काम की है कि सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन क्या होता है, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन क्या होता है, उनकी स्थापना कब हुई, किस एक्ट के अंदर हुई, सारी चीज़ों को हमें समझना है। सबसे पहले सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, इसकी स्थापना कब हुई? 2005 में। किसके अंदर हुई? तो एक RTI एक्ट आया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, उसी के तहत, उसी के अंडर सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन की स्थापना हुई। ऐसा क्यों? हमें क्या जरूरत थी कि राइट टू एक्ट, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो अभी क्या होता है कि जो पब्लिक अथॉरिटीज होती है उनसे, या फिर हमारे जो भी हमारे ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है जहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन पब्लिक हित के खिलाफ नहीं है, उस इन्फॉर्मेशन को जानने का हक किसे है? एक सिंपल पर्सन को जानने का हक है कि जो सरकारी काम हो रहे हैं, सरकारी सेवाएं प्रोवाइड की जा रही है, एक्चुअल में उनका कितना बजट पास हुआ था, वो कितना खर्चा हुआ था, तो सारी इन्फॉर्मेशन जानने का अधिकार किसको है? हमारी जो पब्लिक है, भारतीय सिटीजन को ये अधिकार है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट लाया गया, उसके थ्रू उनको राइट टू इन्फॉर्मेशन, ताकि वो आराम से उस राइट का यूज कर सकते हैं। तो ये कौन सी बॉडी का काम है? सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन इसमें हमारी हेल्प करती है। कैसे करती है मैं आगे समझाऊंगा। क्या सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन जो CIC है वो क्या एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसका कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी स्थापना नहीं हुई कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, जबकि उसकी स्थापना कैसे हुई है? एक्ट के थ्रू हुई है। तो ये एक स्टेट्यूटरी बॉडी है, ये आपको याद रखना है। इसके अंदर एक तो CIC होता है, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होता है, और नॉट मोर देन 10 इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं। मतलब आप सोचिए, एक तो होता है चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, एक होता है, और 10 से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कमिश्नर नहीं होते हैं इसके अंदर। इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करता है। CIC और IC का अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट करता है? तो उनको रिकमेंडेशन दी जाती है कमेटी के द्वारा। और कमेटी में कौन कौन मेंबर्स होते हैं? तो सबसे पहले हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो एज ए चेयरपर्सन होते हैं उस कमेटी में। उसके अलावा के अंदर क्या होता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन, लोकसभा के अंदर जो लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं
और अगर अपोजिशन ही नहीं है तो जो स्ट्रॉन्ग सबसे बड़ी मेजोरिटी पार्टी है जो उनके लीडर है उनको वो मेंबर होते हैं। उसके अलावा एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को भी नॉमिनेट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो इन 3 पर्सन्स के द्वारा जो कमेटी होती है वो डिसाइड करती है, वो रिकमेंडेड करती है प्रेसिडेंट को कि आप इनके अंदर सेंट्रल चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और इन्फॉर्मेशन कमिश्नर इनको अपॉइंटमेंट कीजिए। ठीक है, इनका जुरिस्डिक्शन ऑल ओवर इंडिया होता है, सारी सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटी पे। क्यों? क्योंकि कहीं से भी अगर इन्फॉर्मेशन मांगते हैं तो उन सब पर इनका जुरिस्डिक्शन होता है। इनकी टेन्योर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड की जाती है और 65 ईयर विच एवर इज एल्डियर। अगर कोई 63 ईयर्स में बना है तो वो अगर 65 ईयर होते ऑटोमेटिक उसको मतलब छोड़ना पड़ेगा, ऑटोमेटिक उसकी टर्म फिनिश हो जाएगी। ये रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, ये याद रखना है आपको। सबसे मेन इनका फंक्शंस क्या है? तो इनके फंक्शंस इनके पास स्यू मोटो पावर होती है अगर किसी भी केस को देखने के लिए। दूसरा, ये अगर कोई कंप्लेंट रिसीव हुई है फ्रॉम एनी पर्सन रिगार्डिंग आरटीआई यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग अगर कोई भी कंप्लेंट आती है तो उसको रिसीव करने का पावर किसके पास है? सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन का पास। और वो क्या करते हैं? उस पर एक्शन लेते हैं और उसको सही टाइम पर उसको रिजोल्व करने का काम करते हैं। अब स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन होता है तो उसमें क्या सिस्टम है? उसको कौन जो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है उसको किसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है? तो भाई स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे सेंट्रल लेवल पर बॉडी होती है वैसे स्टेट लेवल पर बॉडी होती है। इसको यहाँ पर एक स्टेट चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होता है और नॉट मोर देन 10 इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं। इसी में भी सेंट्रल की तरह ही सिस्टम है। इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो गवर्नर के द्वारा इसको अपॉइंटमेंट किया जाता है और रिकमेंडेशन कौन देता है? कमिटी के द्वारा, जिसका हेड कौन होता है? चीफ मिनिस्टर। जिसका हेड कौन होता है? चीफ मिनिस्टर। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक समझो, इश्यू क्या है? तो रिजोल्यूशन को जो हमने रिजोल्यूशन पास किया है उसके अंदर अगर कोई भी डिले होते हैं या वैकेंसी हो जाती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेमोराइज करनी है। अब जैसे इन जो CIC है सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन और SIC स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, इनमें क्या इशू होता है? जैसे कि 180 डेज का टाइम होता है किसी भी मतलब एप्लीकेशन को रिजोल्व करने का, लेकिन डिले चल रहा है। ऐसा क्यों डिले इसलिए हो रहा है? क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, अभी तक पूरा स्टाफ नहीं है, तो सबसे बड़ा इशू यहाँ आ जाता है। इस तरह डिले इन प्रॉब्लम सॉल्विंग इट्स ए बिग प्रॉब्लम। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है, ध्यान रखना। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन 2005 में इसकी स्थापना हुई थी और राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के थ्रू हुई थी। और CIC यानी चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और नॉट मोर देन 10 इन्फॉर्मेशन कमिश्नर इसमें होते हैं। अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। रिकमेंडेशन कौन करता है? तो कमिटी के द्वारा। अगर ऐसा आ जाए कि इसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है तो बिल्कुल गलत है। अपॉइंटमेंट का काम केवल प्रेसिडेंट का है। प्राइम मिनिस्टर और जो उस कमिटी के जो प्राइम मिनिस्टर जो हेड होते हैं उनका काम सिर्फ रिकमेंडेशन का है, वो अपॉइंटमेंट नहीं करते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत काम की है। UPSC कैन आस्क एनीथिंग। आपने ये टॉपिक समझ लिया है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। एक एडिटोरियल आया है, एक टेलको डबल डिप अटेम्प्ट दैट थ्रेटन नेट न्यूट्रलिटी। इस चीज़ को समझो, मैं एडिटोरियल दिखा देता हूँ। अगर मेरी आवाज़ में कुछ इश्यू आ रहा हो तो इसको थोड़ा सा फेस करना, बट वैसे मेरी कल से तो बहुत बेटर है, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो देखना आप, है ना। सबसे पहले ए टेलको डबल डिप अटेम्प्ट दैट थ्रेटन्स नेट न्यूट्रलिटी। तो मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। इस आर्टिकल को स्टार्ट करने से पहले नेट न्यूट्रलिटी का मतलब समझा लेता हूँ। इस आर्टिकल का जो बेसिक चीज़ें हैं बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारी एक टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया होती है, TRAI, ठीक है। और जो कंपनीज, एक तो वोडाफोन, VI, एक एयरटेल और जियो। अभी इन्होंने बोला है कि जो हमारे पास हम जो डेटा प्रोवाइड करते हैं, किसको प्रोवाइड करते हैं? कंज्यूमर्स को। उस डेटा का सबसे ज़्यादा यूज़ कंज्यूमर्स कहाँ करते हैं? OTT प्लेटफॉर्म पे। डेटा हमारा है पर उस डेटा का सबसे ज़्यादा यूज़ OTT प्लेटफॉर्म पे होता है। OTT से के थ्रू क्या होता है? जैसे कि एयरटेल ने कोई भी डेटा प्रोवाइड किया, आप सोचिए किसी के पास वाईफाई है तो उसके थ्रू व्हाट्सअप भी चल सकता है और व्हाट्सअप से कॉलिंग भी हो सकती है। अगर व्हाट्सअप से कॉलिंग होगी तो आदमी रिचार्ज कराएगा नहीं, और रिचार्ज नहीं कराएगा तो इन कंपनियों को लॉस होगा, ऐसा इन कंपनियों का बोलना है। उसके अलावा हम अगर कोई भी डेटा का यूज़ करते हैं OTT प्लेटफॉर्म पे, मोबाइल नंबर किसके थ्रू दिए गए हैं? कंपनी के थ्रू। डेटा कौन प्रोवाइड करती है? कंपनी, एयरटेल कंपनी, वोडाफोन कंपनी। लेकिन उस डेटा का सबसे ज़्यादा यूज़ कौन करते हैं? ओवर द टॉप जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उन पर यूज़ किया जाता है। डिज्नी हॉटस्टार है, जैसे GTV वाला है, एयरटेल का एक्सट्रीम चैनल, मतलब बहुत सारे हैं ऐसे। तो इस तरह सबके अपने अपने OTT प्लेटफॉर्म्स हैं। प्राइम वीडियो है अमेजोन का, तो इस तरह सब जगह यूज़ किया जाता है। तो अब ये जो हमारी जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो बोल रही है कि OTT जो प्लेटफॉर्म्स है उन पर हमारा सबसे ज़्यादा डेटा यूज़ होता है। तो आप प्लीज़ ऐसा कीजिए कि TRAI जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उनको उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आप इस OTT प्लेटफॉर्म्स को बोलिए कि कुछ पैसा जो वो सब हमारा जो ब्राउज होता है नेट, उसका कुछ पेमेंट हमें करें, ऐसा इनका बोलना है। और यही इसी बेस पर पूरा एडिटोरियल लिखा गया है, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है? अब एडिटोरियल को हम समझेंगे। ऑथर का व्यू अलग है। ऑथर बोलता है कि जो टेलीकॉम कंपनीज है इनका व्यू बिल्कुल गलत है, ऐसा ऑथर बोलता है। लेकिन अब हम पूरा समझेंगे कि एक्चुअली ऑथर क्या बोलना चाहता है, ऑथर क्या कहना चाह रहा है। वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। उससे पहले एक चीज़ समझ लो, नेट न्यूट्रलिटी क्या होता है। तो नेट न्यूट्रलिटी का मतलब होता है कि इज़ द प्रिंसिपल दैट ऑल इंटरनेट ट्रैफिक, जैसे एयरटेल है, वोडाफोन है और जो जियो है, इनके द्वारा क्या होता है? ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। इनके द्वारा क्या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की जाती है। अगर जैसे OTT अमेजोन ने अगर इनको पेमेंट कर दिया, फॉर एग्जांपल, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ये क्या करेंगे? जब आप कभी भी किसी गूगल पे या कहीं पे भी ब्राउज करोगे तो जिसके थ्रू इन्होंने पेमेंट किया है, ISP को जो साइट पेमेंट कर रही है उसका डेटा ये सबसे पहले, क्योंकि नेट इनके पास है और हमारी कंपनी हम वो है, जैसे एयरटेल कंपनी के सिम है, तो ये क्या करेंगे? उस केस में
जो जिन्होंने जिस वेबसाइट ने इनको पेमेंट किया है उसको ऊपर दिखाएंगे और दूसरी वेबसाइट को नीचे दिखाएंगे। तो ये एक तरह से क्या हो गया, पक्षपात बोलते हैं इसको, डिस्क्रिमिनेशन। तो न्यूट्रलिटी का मतलब होता है कि आदमी किसी के पक्ष में नहीं रहता है, वो न्यूट्रल रहता है, ना तो वो जो पैसे देने वाला हो या नहीं देने वाला हो, दोनों के लिए इक्विवेलेंट रहना चाहिए, उसको बोलते हैं न्यूट्रल। लेकिन अगर पेमेंट वाला सिस्टम चालू कर दिया जाएगा तो ये नेट न्यूट्रलिटी के खिलाफ होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आदमी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो भी इन्फॉर्मेशन दिखाएगा, जिससे पेमेंट मिल रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन पहले दिखाएगा। तो क्या कंज्यूमर क्या करेंगे, डायरेक्ट उसको, जैसे कि अगर ऐसा हो गया कि ऊपर जैसे हमने डाला गूगल में कि हमको ये सीरीज़ देखनी है या वेब सीरीज़ के लिए सबसे प्लेटफॉर्म अच्छा कौन सा है, तो जैसे अगर सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी भी चैनल ने, हॉटस्टार है या किसी ने दिया है, उसका ऊपर दिख जाएगा और अमेजोन का बाद में दिख जाएगा वेबसाइट। तो उससे क्या होगा, लोग उसी के प्रति अट्रैक्ट होंगे जो कि साइट पहले दिखी है वैसा। तो ये एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन हो गया। और इस तरह की जो इस टाइप की डिस्क्रिमिनेशन से सबसे बड़ा इशू क्या होगा, पूरा मार्केट ही खत्म हो जाएगा ये OTT प्लेटफॉर्म्स वाला, क्योंकि जो नए नए आ रहे हैं उनको तो मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पेमेंट नहीं कर पाएंगे ऐसा। तो ये नेट न्यूट्रलिटी का मैंने आपको हिंदी में समझा दिया है। अब आप इंग्लिश में इसको अब अपन पढ़ लेते हैं। इज द प्रिंसिपल दैट ऑल इंटरनेट ट्रैफिक शुड बी ट्रीटेड इक्वली कि जो भी इंटरनेट ट्रैफिक है उसको आपको ट्रीट करना है इक्वली विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, इंटरनेट ट्रैफिक को आपको इक्वली ट्रीट करना है। नेट न्यूट्रलिटी का मतलब इक्वल एक्सेस टू ऑल इन्फॉर्मेशन, यानी सारी इन्फॉर्मेशन को इक्वल एक्सेस प्रोवाइड की जाए। उसके अलावा विदाउट नेट न्यूट्रलिटी इंटरनेट जो सर्विस प्रोवाइडर कुड पोटेंशियली यूज देयर मार्केट, वो अपने मार्केट पावर का पोटेंशियल यूज कर सकते हैं टू स्टीयर यूजेज टूवर्ड्स सर्टेन वेबसाइट एंड सर्विसेज, ताकि क्या हो सकता है कि सर्टेन वेबसाइट और सर्विसेज ऊपर आ सके, उनके साथ पक्षपात और डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं अगर नेट न्यूट्रलिटी नहीं होगी तो। अब रेगुलेशन ऑफ नेट न्यूट्रलिटी, नेट न्यूट्रलिटी से रिलेटेड रेगुलेशंस क्या है, तो सबसे पहले नॉट डायरेक्ट रेगुलेशन, यानी इंडिया में कोई डायरेक्टली रेगुलेशन तो नहीं है, लेकिन TRAI जो हमारी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वो वर्किंग ऑन डिफरेंट प्राइस फॉर डेटा सर्विसेज एंड डेटा सर्विसेज की डिफरेंट प्राइस पर वर्किंग कर रही है, एज वेल एज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर ओवर द टॉप सर्विसेज, यानी जो OTT प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के लिए भी, उनके ऊपर रेगुलेशन डालने के लिए भी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया उस पर वर्किंग कर रही है। उसके द्वारा एक कमेटी सेटअप की गई है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा, और वो इस पर जल्दी ही फैसला सुनाएगी, और जब सुनाएगी तब हम वी विल डिस्कस ऑन दिस। उसके अलावा और उन्होंने नेट न्यूट्रलिटी ऑलरेडी कमेटी ने इसको एग्जामिन कर लिया है कि इशू ऑफ नेट न्यूट्रलिटी को उन्होंने एग्जामिन कर लिया है। अब जो भी उनकी रिकमेंडेशन आएगी उसके हम वी विल डिस्कस ऑन दिस लेटर। ठीक है, ये टॉपिक समझो। अब एक छोटी सी चीज़ समझो, आपने ये तो बोल दिया, मैंने आपको अब मैं ऑथर का व्यू बताने वाला हूँ। इतनी देर से तो मैंने आपको ये समझाया कि ये टॉपिक में एक्चुअली है क्या, और यही आर्टिकल में लिखा हुआ है। अब आप समझो ऑथर क्या कहना चाह रहा है। ऑथर कह रहा है कि कंट्रोल ऑन ओवर, मतलब हम क्या करेंगे कि अगर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास ये कंपनीज गई है और TRAI ने क्या किया कि नेट न्यूट्रलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, अगर उस पर उन्होंने फोकस नहीं किया तो इससे क्या होगा, पूरा मार्केट लॉस हो सकता है। तो अभी ऑथर कहता है कि अगर हमने OTT प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की तो उससे क्या होगा, सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा, OTT का मार्केट अलग है और टेलीकॉम कंपनियों का मार्केट अलग है। टेलीकॉम कंपनी ऑलरेडी किसके लिए चार्ज कर रही है, इंटरनेट के लिए। किससे चार्ज, जैसे हम 700 का रिचार्ज कराते हैं 900 का रिचार्ज कराते हैं, तो ऑलरेडी कस्टमर टेलीकॉम कंपनी को पे कर रहा है। लेकिन अगर वो OTT प्लेटफॉर्म को भी चार्ज करने लग जाएंगे, हम क्या कर रहे हैं, जैसे कोई भी एक पर्सन है जिसका नाम है मिस्टर सोनू, वो क्या करता है कि उसने डिज्नी हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन प्लान ले रखा है, जिसके वो 500 रुपये पे करता है साल भर की, प्लस 700 रुपये देता है किसको, कंपनीज को 3 महीने की रिचार्ज के लिए। सिर्फ एग्जांपल है। तो ऑलरेडी हम हॉटस्टार को पे कर रहे हैं, ऑलरेडी हम मतलब एयरटेल की सिम के लिए भी डेटा प्रोवाइड, मतलब डेटा के लिए भी रिचार्ज करवा रहे हैं। जब कस्टमर दोनों तरफ पे कर रहा है और ऑलरेडी कंपनीज क्या कर रही है, अब कंपनीज की साइड से देखो कि उनको पैसे मिल रहे हैं 700-800 रुपये रिचार्ज के, तो वो डेटा हमने खरीद लिया है। अब उसकी हमारी इच्छा होगी कस्टमर की, जहाँ वो उसको यूज करेगा, वो उसको खर्च करे, वो उसको कहाँ यूज करे, ये किसकी इच्छा होगी, कस्टमर की इच्छा। लेकिन क्या होता है कि हम अभी एक सिस्टम ऐसा बना दिया है, इन्होंने टेलीकॉम कंपनी बोलती है कि उसका पैसा हमें पे करो, तो उनको किस बात का पेमेंट किया जाए, क्योंकि एक्चुअल में वो डेटा की मालिक नहीं है। इसमें लिखा हुआ देखो, ऑथर सेड द टेलीकॉम कंपनी ऑलरेडी चार्ज फॉर इंटरनेट, दे आर प्रोवाइडेड ऑफ इंटरनेट, वो इंटरनेट के प्रोवाइडर है वो उन्होंने इंटरनेट को खरीद नहीं लिया है, वो सिर्फ प्रोवाइडर है और कस्टमर है ऑलरेडी पेड फॉर इट, और कस्टमर ने ऑलरेडी पे कर दिया है। अब कस्टमर की इच्छा है कि वो उसको यूज कहाँ करें। ठीक है, अब यहाँ पर एक ऑथर ने और चीज़ बोली है, 2 मार्केट है एक तो टेलीकॉम मार्केट, एक OTT मार्केट, जिस पर रिचार्ज और सब्सक्रिप्शन प्लान कस्टमर लेता है। तो अगर दोनों मार्केट के अंदर टेलीकॉम मार्केट अगर OTT मार्केट से पैसा पे करने लग जाएगा, तो OTT मार्केट क्या करेगा, डायरेक्टली कंज्यूमर से वापस उसका रिचार्ज बढ़ा देगा। जैसे व्हाट्सएप पे अभी कोई फ्री सेवा है अगर व्हाट्सएप कॉलिंग पे, लेकिन अगर व्हाट्सएप से कुछ भी चार्ज करता है, कौन चार्ज करते हैं, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, तो उसका नुकसान किससे होगा, वो क्या करेंगे, इसको अल्टीमेटली कंज्यूमर से लेंगे कि ये पैसा हमको एयरटेल, वोडाफोन कंपनी को पे करना है। तो जब ऑलरेडी हम डेटा खरीद रहे हैं तो फिर इन प्लेटफॉर्म पर पैसा प्रोवाइड करने का क्या लॉजिक, ऐसा। तो 2 मार्केट है, तो फिर OTT मार्केट तो पूरा खत्म हो सकता है टेलीकॉम कंपनी वोट्स मनी फ्रॉम कस्टमर से भी पैसा चाहिए उनको, OTT प्लेटफॉर्म से भी पैसा चाहिए। तो क्या सिमिलर थिंग के लिए, यानी सेम डेटा सेम इंटरनेट का जो उन्होंने ऑलरेडी किसी अमाउंट के लिए प्रोवाइड किया है, क्या उसके लिए वो डबल चार्ज नहीं कर रहे हैं कि हम OTT से अलग चार्ज कर रहे हैं क्योंकि डेटा उनके यहाँ यूज़ हो रहा है, प्लस डेटा बेचने के लिए भी ऑलरेडी पैसा चार्ज कर लिया कस्टमर से, तो ये एक तरह से डबल चार्ज हो गया। अभी जैसे एक टोल टैक्स होता है, एग्जांपल ऑथर ने दिया है कि डिफरेंट होता है एवरी कार के लिए। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो सोचिए कोई लग्जरी कार है, कोई टाटा की कार है, कोई मारुति सुजुकी की कार है, कोई लुम्बोर्गिनी है, इस तरह अगर हर कार पे अलग अलग टोल टैक्स होगा तो वो गलत है, क्योंकि टोल टैक्स सभी कार के लिए सिमिलर होता है, सभी ट्रक के लिए सिमिलर होता है। अगर बड़ी गाड़ियाँ हेवी गाड़ियाँ है तो उनके लिए अलग और कार के लिए अलग। लेकिन अगर कार के अंदर भी
उनकी सुपीरियरिटी या उनकी जो मतलब प्राइस के हिसाब से अगर उन पर टोल टैक्स लगा दिया जाए तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सही नहीं है। इस तरह अगर कंज्यूमर पर भी इस बेसिस पर टैक्स लगाया जाए या इस बेसिस पर उनसे ज़्यादा रिचार्ज करवाया जाए, कंज्यूमर पर भी इस बेसिस पर ज़्यादा चार्ज लगाया जाए और उन पर ज़्यादा ये चार्ज लगाया जाए, किस चीज़ का ज़्यादा चार्ज लगाया जाए कि अगर कंज्यूमर बोलता है कि मुझे तो पैसा चाहिए, मतलब कंज्यूमर को पैसा चाहिए अल्टीमेटली, आप इस चीज़ को समझो, कंपनीज को तो पैसा चाहिए अल्टीमेटली, और अगर कंज्यूमर से वो इस टेलीकॉम कंपनी दो तरीके से चार्ज लगाएगी, एक तो इंटरनेट का प्लस OTT के थ्रू भी व्हाट्सएप पर चार्ज लगेगा, तो अल्टीमेटली वो कंज्यूमर को ही बियर करना पड़ेगा। तो इस तरह जो टेलीकॉम कंपनी है वो क्या डबल चार्ज ले रही है, तो ये सही नहीं है, ये प्रॉपर एथिकल कंडक्ट नहीं है, क्योंकि उनका मार्केट अलग है और OTT प्लेटफॉर्म का मार्केट अलग है। अगर आप OTT मार्केट से पैसा लेने लग जाओगे तो आप उस मार्केट को ही खत्म कर दोगे, एंटरटेनमेंट की पूरी दुनिया को खत्म कर दोगे आप, क्योंकि बहुत सारे नए नए जो इसके अंदर स्टार्टअप्स आते हैं, अगर आप उनसे पैसा चार्ज करने लग जाओगे और वो कंज्यूमर से पैसा चार्ज नहीं कर पाएंगे तो वो तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे, तो आप पूरे मार्केट को डिस्ट्रॉय कर दोगे। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर शुड सपोर्ट नेट न्यूट्रलिटी। अब इस चीज़ को समझो कि अब क्या होगा, जैसे कि अमेजोन ने अगर ऑलरेडी पैसा पे कर दिया है तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड क्या करेंगे, सर्विस प्रोवाइडर वो अमेजोन को पहले दिखाएंगे। अगर कुछ भी आप सर्च करोगे तो अमेजोन से रिलेटेड जो भी कंटेंट होंगे वो पहले ऊपर दिखेंगे, तो उसका नुकसान किसको होगा, जो दूसरे जो इस मार्केट के अंदर दूसरे सप्लायर है, मतलब हम सप्लायर बोल सकते हैं क्योंकि उनका काम सर्विस प्रोवाइड करने का है, जो भी एंटरटेनमेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उनके जो न्यूज़ होगी, उनकी इन्फॉर्मेशन होगी, उनकी जो भी थिंग्स होगी वो ऊपर नहीं दिखेगी, तो ये नेट न्यूट्रलिटी के खिलाफ है। इसलिए जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उनको सपोर्ट करना चाहिए, किसको, नेट न्यूट्रलिटी को। इसके बाद अगर कोई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है मनी टू ISP, तो ये मैंने आपको बता दिया कि उनकी साइट कस्टमर को डायरेक्टली दिखेगी, ये डिस्क्रिमिनेशन होगा और ये नेट न्यूट्रलिटी को भी अफेक्ट करेगा। अब एक छोटी सी चीज़ और साथ के साथ समझ लो, जैसे क्या होता है अभी व्हाट्सअप कॉलिंग होती है, तो व्हाट्सअप कॉलिंग में अगर वाईफाई के थ्रू भी व्हाट्सअप कॉलिंग हो जाती है, तो इस चीज़ में भले हम टेलीकॉम कंपनी की बात मान सकते हैं कि अगर व्हाट्सअप से सभी जने बात करने लग जाएंगे तो टेलीकॉम कंपनी को तो अल्टीमेटली नुकसान है, क्योंकि जैसे घर में एक वाईफाई लगा हुआ है तो उससे क्या होगा, जैसे 6 जने उसका यूज़ करके वाईफाई के डेटा का यूज़ करके उस वाईफाई का यूज़ करके व्हाट्सअप कॉलिंग कर रहे हैं, और जब व्हाट्सअप कॉलिंग हो रही है तो नेट का रिचार्ज नहीं होगा। तो इस पॉइंट पर टेलीकॉम कंपनियां राइट है, लेकिन बाकी ऑथर ने बोला है कि दूसरी सब चीज़ें जगह वो गलत है, कि उनको किसी मार्केट को तोड़ने का कोई उनके पास राइट नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझ लिया आपने, नेट न्यूट्रलिटी का कंसेप्ट आपने समझ लिया होगा, बहुत ईजी सिंपल है। अब नेक्स्ट टॉपिक समझ लो, इन्फॉर्मेशन एक क्वाड्स इंडो पैसिफिक, जो इंडो पैसिफिक मेरीटाइम डोमेन अवेयरनेस है इनिशिएटिव, उन्होंने वो उनकी जो कमिटमेंट है कि इंडो पैसिफिक को फ्री करने की उनकी कमिटमेंट है। तो न्यूज़ ये है, अब इसका मतलब समझ लो, इंडो पैसिफिक मेरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, इसका काम क्या है, ये अनाउंस कब हुआ, 8 क्वाड लीडर समिट हुई थी 2022 टोक्यो के अंदर। वहाँ पर उन्होंने कहा कि डार्क शिपिंग को ट्रैक करना पड़ेगा और एक फास्टर, वाइडर एंड एक्यूरेट मेरीटाइम पिक्चर क्रिएट करनी होगी, उसको बिल्ड करने की जरूरत है, और नियर रियल टाइम एक्टिविटी इन पार्टनर वोटर्स, यानी जो हमारे जैसे क्वाड कंट्रीज़ है उसके अंदर 4 कंट्रीज़ है, भारत, USA और ऑस्ट्रेलिया और जापान। ठीक है, भारत, USA, ऑस्ट्रेलिया और जापान, तो इन सबको ये चारों ने क्या हुआ, एक क्वाड्रिलेटरल डायलॉग बनाया है, और उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलेगा कि इंडो पैसिफिक में पीस कायम करना, इनकी ट्रेडिंग को बढ़ाना, ये सब चीज़ें। तो इसीलिए उन्होंने एक इंडो पैसिफिक मेरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को अनाउंस किया है, जिसके थ्रू वो क्या कर सकते हैं, मेरीटाइम के अंदर एक्यूरेट पिक्चर क्रिएट कर सकते हैं, किसकी, वाटर के अंदर, और वाटर के अंदर एक प्रॉपर डार्क शिपिंग को ट्रैक करने का काम कर सकते हैं। इनका काम क्या होता है, क्वाड कंट्रीज़ को हेल्प करना, बिल्कुल करेंगे। उसके अलावा इंक्रीज करना है रोल ऑफ इंडियन लाइजनिंग ऑफिसर, जो इंडियन जो लाइजनिंग ऑफिसर होते हैं उनके रोल को इंक्रीज करना इन बिल्डिंग लिंकेज विद एजेंसी इन देयर होम कंट्रीज। अब इस चीज़ को समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो होम कंट्रीज होती है, जैसे हर देश की अपनी अपनी कंट्रीज होती है, उनके सबकी एजेंसीज होती है, उनके साथ क्या होगा अगर इंडो पैसिफिक में कोई भी ट्रेडिंग हो रही है उन कंट्रीज के साथ में, तो जो हमारे इंडिया के अंदर जो लाइजनिंग ऑफिसर होगा वो उससे रिलेटेड जो भी एजेंसी होगी उनसे उनका धीरे धीरे उनका रोल बढ़ जाएगा और दोनों की टॉकिंग बढ़ जाएगी। किससे रिलेटेड, क्योंकि इंडो पैसिफिक में हम ट्रेडिंग को बढ़ाना चाह रहे हैं, हम अवेयरनेस को क्रिएट करना चाह रहे हैं कि आप ऐसा कर सकते हो, वैसा कर सकते हो, सारी चीज़ें। तो वो तभी पॉसिबल होगी जब दोनों देशों की जब एजेंसियाँ है, उनके जो लाइजनिंग ऑफिसर एक दूसरे से बात करें। तो इस तरह अल्टीमेटली ये हमारे इंडियन लाइजनिंग ऑफिसर के रोल को भी बढ़ा देगा और क्वाड कंट्रीज की भी हेल्प करेगा, किसमें, ट्रेडिंग के अंदर। नाम याद रखना, इंडो पैसिफिक मेरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। ठीक है, ये सारी टॉपिक कंप्लीट हो गए। अब एक टॉपिक और है, समझ लो, ग्रेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। मैं आपको एक बार न्यूज़ दिखा देता हूँ, ये देखो, ओड इवन व्हीकल रोटेशन स्कीम टू रिटर्न इन दिल्ली। दिल्ली के अंदर अभी क्या हो रहा है कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है, ये देखो। तो इन जो हमारा पोल्यूशन है उसके कारण क्या चक्कर पड़ रहा है कि राष्ट्रपति भवन तक नहीं दिख रहा है। तो इस इश्यू के कारण सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा, एक्चुअली किसको फेस करना पड़ रहा है, दिल्ली की जनता को। दिल्ली की जनता को इस चीज़ को फेस करना पड़ रहा है। तो उसके लिए ओड इवन व्हीकल का रोटेशन स्कीम उन्होंने कहा कि इसको वापस चला देते हैं। ओड में क्या होगा, जैसे कि गाड़ी नंबर है 4201, तो ये तो हो गया ओड नंबर, और इवन नंबर यानी 4202, तो जिसके पीछे 2, 4, 6, 8 और 0 आ रहे हैं वो इवन नंबर हो गए। तो एक दिन तो चलेगी गाड़ियाँ ओड नंबर वाली, एक दिन चलेगी इवन नंबर। ये क्यों फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि जैसे स्टेबल बर्निंग हो रही है, दिल्ली की जो मतलब गवर्नमेंट है उन्होंने पोल्यूशन पर ध्यान नहीं दिया है। उसके अलावा पोल्यूशन पर ध्यान नहीं दिया है, दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया है। तो इस तरह जो भी प्रॉब्लम्स है, मेरे किसी पार्टी से कोई पॉलिटिकल लिंकेज नहीं है, ध्यान रखना, बट मैं आपको ये छोटी सी चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो क्या करती है जनरली, इस चीज़ को समझो आप।
तो पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, एक दूसरे पर ब्लेम करती है, बट उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं आपको ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर क्या हुआ है कि जो पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है अल्टीमेटली। तो अभी हमको क्या समझना है कि इससे रिलेटेड पढ़ना है, एक तो एयर क्वालिटी इंडेक्स, एक होता है ग्रेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, जो एक्शन फ्रेमवर्क है मैं आपको समझा रहा हूँ। अभी आपको 10 मिनट में 5 मिनट में सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, बहुत सिंपल है, समझो आप। ग्रेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, एक चीज़ समझो, ग्रेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान क्या होता है। तो ग्रेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान किसके लिए इश्यू किया गया था, ये एक इमरजेंसी मेजर्स होते हैं, उनका सेट होता है जिसका काम क्या होता है, प्रिवेंट करना फर्दर डिटोरेशन ऑफ एयर क्वालिटी। ऑलरेडी दिल्ली के अंदर जैसे 450 से ज़्यादा मतलब क्वालिटी पुअर क्वालिटी हो गई है, सीवर क्वालिटी में एयर क्वालिटी इंडेक्स चल रहा है। अगर हमें उस क्वालिटी से ज़्यादा यानी उससे भी खराब एयर को डिटोरेट नहीं करना है तो उसके लिए एक इमरजेंसी मेजर्स का सेट लाया जाता है। याद रखना, सेट ऑफ इमरजेंसी मेजर्स दैट किक इनटू प्रिवेंट फर्दर डिटोरेशन ऑफ एयर क्वालिटी, यानी एयर क्वालिटी का फर्दर डिटोरेशन नहीं हो, जो है जो ठीक है लेकिन उससे ज़्यादा डिटोरेशन नहीं होना चाहिए। तो इट रीचेज थ्रेशोल्ड इन द दिल्ली एनसीआर रीजन। जब दिल्ली एनसीआर रीजन में क्या होता है कि जब उस लिमिट को पार कर दिया जाता है तो उसके बाद क्या लेके आया जाता है, ग्रेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, उसी के लिए लेके आया गया ताकि एयर क्वालिटी को फर्दर डिटोरेट होने से बचाया जा सके। तो अब आप इस चीज़ को समझो, सुप्रीम कोर्ट ने इसको अप्रूव किया गया था 2016 में अमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, और 2017 में इसको नोटिफाई कर दिया। इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने बॉडी कौन सी अपॉइंट की थी, एनवायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी। याद रखना, एनवायरमेंट पोल्यूशन अथॉरिटी, जिसका काम क्या होता था, वो स्टेट्स को ऑर्डर देती थी कि आप ग्रेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को इंप्लीमेंट करो। अब 2021 से क्या हुआ, इस बॉडी को रिप्लेस करके कमीशन फॉर एयर क्वालिटी, याद रखना कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट नाम से एक बॉडी को रिप्लेस कर दिया गया है। एनवायरमेंट पोल्यूशन जो कंट्रोल अथॉरिटी है उसकी जगह पे नई बॉडी का नाम क्या है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, इन 2020 के अंदर। एंड नाउ CAQM इंप्लीमेंट कर रही है, मतलब इसका काम होता है स्टेट्स को गाइड करने का काम किसका होता है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, और 2021 से इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया है। अब एक चीज़ और समझो, जो CAQM बॉडी है वो रिलाई करती है एयर क्वालिटी पे एंड मेट्रोलॉजिकल फोरकास्ट, जो किसके द्वारा दिए जाते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उनके द्वारा एयर क्वालिटी पर जो डेटा दिया जाता है एयर क्वालिटी से रिलेटेड, उस डेटा पर रिलाई कौन करता है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। अब इसमें 4 स्टेज होती है, याद रखना, पर उन 4 स्टेज को समझने से पहले हम पढ़ेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है। तो इसको डेली बेसिस पर इशू किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से 8 पोल्यूटेंट के बेसिस पर एयर क्वालिटी इंडेक्स डिसाइड होती है। तो सबसे पहले PM10, पार्टिकुलेट मैटर 10, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया, लीड, इस तरह के 8 पोल्यूटेंट डिसाइड करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स को। इसके अंदर क्या होता है कि एयर क्वालिटी का समझो, एक तो होती है 0 से 50, एक होता है 51 से 100। 0 से 50 को बोला जाता है गुड, यानी उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, मिनिमम इंपैक्ट पड़ता है, यानी लोगों की हेल्थ पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। उसके बाद होता है 51 से 100, अगर एयर क्वालिटी हो रही है, इसका मतलब होता है कि जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पीपल है उनको छोटी मोटी श्वसन वाली प्रॉब्लम हो सकती है। और मॉडरेटली पोल्यूटेड का मतलब होता है 101 से 200, इसमें क्या होता है, जो लंग डिसीज पेशेंट होते हैं उनको इश्यू हो सकता है उस केस में। उसके बाद होता है 201 से 300, अगर एयर क्वालिटी का स्कोर है तो पुअर, उसको बोला जाएगा पुअर एयर क्वालिटी इंडेक्स। उसके अंदर क्या होगा, जो हार्ट डिसीज पेशेंट होते हैं उनको श्वसन साइज इशू हो सकते हैं। उसके बाद समझो 301 से 400 वेरी पुअर। वेरी पुअर का मतलब होता है कि जिसकी एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा पुअर होती है, उसमें क्या होता है कि रेस्पिरेटरी इलनेस हो सकते हैं, स्वस्थ व्यक्तियों को भी श्वसन संबंधी छोटी मोटी प्रॉब्लम हो सकती है, और जो ऑलरेडी बीमार है उनको तो प्रॉब्लम होनी है। एक होता है सीवर प्रॉब्लम, यानी स्वस्थ व्यक्ति को सीवर हेल्थ इंपैक्ट हो सकते हैं, श्वसन के अलावा भी बहुत भारी भारी समस्याएं हो सकती है उनको, उसको बोलते हैं सीवर पुअर एयर क्वालिटी, मतलब सीवर एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसका 401 से ज़्यादा स्कोर होता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स इज ए इंडेक्स फॉर रिपोर्टिंग एयर क्वालिटी, और ये हेल्थ इफेक्ट पर फोकस करता है, ठीक है। अभी आपने ये तो समझ लिया 0 से 50, 51 से 100, 101 से 200, 201 से 300, 301 से 400, 401 से 500। अब ग्रेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान में क्या गया है, 4 स्टेजेस डिसाइड की गई है। अगर जैसे जैसे पुअर एयर क्वालिटी खराब होती जाएगी, एयर क्वालिटी में दिक्कत आती जाएगी, उसके बाद क्या होगा, उसमें स्टेज 1, 2, 3 हम आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स बोलता है 201 से 300 मतलब पुअर एयर क्वालिटी है, उस केस में क्या होगा, स्टेज 1 को अप्लाई करवा दिया जाएगा, जिसमें ओवर एज्ड व्हीकल होते हैं। ओवर एज व्हीकल का मतलब समझते हो आप, कि जो पुराने व्हीकल है उन पर कंट्रोल किया जाता है। स्टेज 2 में क्या होता है, अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 301 से क्रॉस कर दिए 400 मतलब वेरी पुअर, तो उस केस में क्या होगा, डीजल जनरेटर होते हैं उनका रेगुलेशन, उनको रेगुलेट किया जाएगा उनके ऑपरेशंस को, डीजल जनरेटर्स को, ठीक है। उसके बाद स्टेज 3 जिसमें सीवर के अंदर क्या 400 से ऊपर होती है, सीवर कैटेगरी आ जाती है। तो अगर 401 से 450 तक का मामला है तो स्टेज 3, और अगर 450 से ऊपर आ गया मतलब बहुत ही सीवर कैटेगरी के अंदर भी बहुत ज़्यादा हो गया तो स्टेज 4 को इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। स्टेज 3 में क्या होता है, जो BS3 के पेट्रोल और BS4 के जो डीजल इंजन होते हैं 4 व्हीलर्स, उन पर रेस्ट्रिक्शन डाल दिया जाता है स्टेज 3 के अंदर सर्टेन एरिया में कि आप ये गाड़ियाँ नहीं आ सकती है। सॉरी मैं वापस बोलता हूँ, स्टेज 3 के अंदर क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन किया जाता है BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल पर जो गाड़ियाँ होती हैं उन पर रेस्ट्रिक्शन किसके अंदर किया जाता है, स्टेज 3 के अंदर। और स्टेज 4 यानी अगर 450 से भी ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो स्कोर होता है उसका 450 से भी ऊपर चला गया है, मतलब सीवर कैटेगरी के अंदर भी, तो उसके अंदर जो दिल्ली के बाहर के सारे व्हीकल्स हैं उनको डिसअलाउ कर दिया जाता है दिल्ली के अंदर, जिसके अंदर या तो इलेक्ट्रिक व्हीकल है या CNG व्हीकल है उनको ही अलाउ किया जाएगा। बाकी दिल्ली के बाहर के जितने भी व्हीकल्स है वो अलाउड नहीं है दिल्ली के अंदर, दिल्ली जो हमारी राजधानी है। तो ये स्टेज 4 है। तो अभी स्टेज 4 को इंप्लीमेंट कर दिया गया है।
ये टॉपिक हमने समझ लिया है। एक रफा क्रॉसिंग को भी समझ लो। ये वैसे इसके अंदर क्या सिस्टम होता है रफा क्रॉसिंग कहाँ है, तो ये गाजा स्ट्रिप होती है, उसका साउथर्न मोस्ट एग्जिट पॉइंट है, और ये किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, इजिप्ट के द्वारा। और ये किसके साथ बॉर्डर मतलब टच करता है, तो इजिप्ट का जो सिनाई पेनिनसुला होता है रफा क्रॉसिंग, उसके साथ में ये बॉर्डर टच करता है। ये इजरायली टेरिटरी के कंट्रोल में नहीं आता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इजराइल की टेरिटरी होती है, उसके अंदर गाजा की 2 क्रॉसिंग कौन कौन से हैं, गाजा में 3 क्रॉसिंग है टोटल। इसमें एक तो रफा क्रॉसिंग हो गया, 2 है इरेज वो, और जो केरम सेलम होता है, तो नॉर्थ के अंदर तो इरेज है और केरम सेलम है साउथ के अंदर, उसको कौन कंट्रोल करता है, इजराइल। तो इस तरह सारे टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं। रफा क्रॉसिंग पढ़ लिया है, ग्रेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, एयर क्वालिटी इंडेक्स को समझ लिया है, इंडो पैसिफिक मेरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को समझ लिया है। उसके अलावा हमने नेट न्यूट्रलिटी से रिलेटेड टॉपिक को समझा है, ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू भी जान लिए हैं। स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, उसको समझा है, उसकी स्थापना 2005 में हुई थी। उसके अलावा मिनिस्ट्रियल हाइजीन के रिलेटेड कुछ डेटा है, उसको याद रखना है आपको। एंड डीप फेक टेक्नोलॉजी को भी हमने समझ लिया है। इस तरह सारे टॉपिक हमने समझ लिए हैं। आप एक बार समझिए, अगर आपको कुछ इश्यू लगता है तो आप कमेंट कीजिए, हम उसको 100% इंप्रूव करेंगे। और अगर आपको कुछ कमी लगती है तो आप बोलिए, मेरे आपको श्योरिटी है कि मैं उस चीज़ में तुरंत इंप्रूव करूंगा। थैंक यू सो मच। आप टॉपिक को पढ़िए, समझिए, आगे बढ़िए। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।